हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम लोग इंडियन पार्लियामेंट के जो बचे हुए सवाल हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके हमने 4 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। 4 लेक्चर में 2 लेक्चर वो हैं जो लोकसभा से संबंधित हैं, यानी जो लोकसभा से रिलेटेड पीवाईक्यूज़ आए हुए हैं उनको सॉल्व किए हम लोग। इसके अलावा 2 लेक्चर में हम लोगों ने राज्यसभा इससे संबंधित जो सवाल आए हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश की है। तो ओवरऑल अगर पार्लियामेंट के टॉपिक को देखा जाए तो 4 लेक्चर इसका ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है। और आज हम लोग पार्लियामेंट से संबंधित जो पीवाईक्यूज़ आए हैं, जो कि एक कह लीजिए कि कॉन्सेप्चुअल सवाल हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो जितना लोकसभा से संबंधित कॉन्सेप्चुअल पॉइंट था, फैक्चुअल पॉइंट था, या राज्यसभा से संबंधित कॉन्सेप्चुअल या फैक्चुअल पॉइंट थे, उनको हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर रखा है। और अगर पिछले लेक्चर आप लोगों ने देखा है तो ये लेक्चर में आपको आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होने के चांसेस होंगे। ओके, तो पार्लियामेंट से संबंधित जो सवाल हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और आज जो भी है इसके ऑलरेडी थियोरेटिकल पार्ट को मैंने लगभग ख़त्म किया हुआ है। तो आज हम लोग डायरेक्ट सवाल पे आएंगे और सवाल से जो कॉन्सेप्ट हमें समझने की कोशिश होगी, या जो उस सवाल के थ्रू हम कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग सीधे आज सवाल पे मूव करते हैं और इसके बेस पे जो जो कॉन्सेप्ट या पॉइंट हमको इम्पॉर्टेंट नज़र आता जाएगा हम लोग उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ओके, मूव करते हैं आज के लेक्चर के पहले सवाल की तरफ। तो आज का जो पहला सवाल है स्टूडेंट, वो ये कह रहा है कि विद रेफरेंस टू द स्पेशल एड्रेस ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर करेक्ट। ओके, यानी ये कहना चाह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के विशेष संबोधन, यानी स्पेशल एड्रेस, जिसे हम लोग बोलते हैं विशेष संबोधन, ओके, विशेष संबोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी 2 स्टेटमेंट दे रखा है, उनमें से पूछ रहा है कि स्पेशल एड्रेस जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देते हैं उनमें से कौन सा सही है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो ये कहना चाह रहा है कि द प्रेसिडेंट एड्रेसेस द जॉइंट मीटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एट द कमेंसमेंट of the first session after each general election of the House of the People and at the commencement of the first session of each year। यानी ये कहना चाह रहा है, ये स्टेटमेंट ये कहना चाह रहा है कि जो राष्ट्रपति हैं वो प्रत्येक आम चुनाव के बाद, जैसे आम चुनाव का मतलब हो गया कि लोकसभा का जब इलेक्शन होता है उसके बाद जब लोकसभा गठित होकर पार्लियामेंट में लोग मेंबर पहुंचते हैं तो उसको बोलते हैं प्रत्येक आम चुनाव के बाद। तो राष्ट्रपति प्रत्येक आम चुनाव के बाद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यानी संयुक्त बैठक मतलब हो गया जॉइंट सिटिंग। यानी जॉइंट सिटिंग का मतलब ये होता है कि लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर होंगे एक साथ बैठेंगे। वैसे तो ये पार्लियामेंट के अलग अलग हाउस होते हैं, लेकिन जब जॉइंट सिटिंग होती है तो दोनों सदनों के जो मेंबर होते हैं एक ही जगह बैठ जाते हैं। ओके, तो बेसिकली ये स्टेटमेंट यही कह रहा है कि राष्ट्रपति प्रत्येक आम चुनाव के बाद सदन के या संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के प्रारंभ में, इसके अलावा एक पॉइंट यहाँ पे इसी को अलग दे दिया है एंड करके, जस्ट अ मिनट, या एंड करके यहाँ दिया है। और क्या कह रहा है, ये तो आपका एक स्टेटमेंट हो गया और ये दूसरा स्टेटमेंट इसी में और ऐड कर दिया है, एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। यानी कहने का मतलब है कि प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रहा होगा। मैं इस स्टेटमेंट को वापस एक सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो प्रत्येक आम चुनाव के बाद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के प्रारंभ में, ओके, इसके अलावा प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। तो ये बात सही है, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो जब भी आम चुनाव होता है लोकसभा का, वो जब गठित होकर सदन में आते हैं तो लोकसभा और राज्यसभा का जो पहला सेशन होता है, जॉइंट सिटिंग होता है, उसको राष्ट्रपति महोदय संबोधित करते हैं। इसके अलावा हर साल जो दोनों सदन होते हैं उसकी जो पहला सेशन होता है उसको भी वो संबोधित करते हैं। ये बात सही है, एकदम करेक्ट है। ओके,
स्टेटमेंट दो क्या कह रहा है कि प्रेसिडेंट इन हिज एड्रेस इन्फॉर्म द पार्लियामेंट ऑफ द कॉजेज ऑफ इट्स समन। कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति अपने संबोधन में संसद को उसके बुलावे के कारणों की जानकारी देते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनमें समस्त कार्यकारी शक्ति निहित होती है। ये बात हम लोगों ने प्रेसिडेंट वाले टॉपिक में कवर करने की कोशिश किया था। वहाँ पे मैं बताया था कि ऑल एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो भारतीय राष्ट्रपति में निहित होती है। होता क्या है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, वो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देते हैं। ओके, यानी जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है उन्हीं के एड एंड एडवाइस पे काम करती है और राष्ट्रपति ऐसी सलाह के अनुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। रही बात इंडियन पार्लियामेंट की, तो इंडियन पार्लियामेंट में एक माफ़ कीजिएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है जिसका नंबर है 87 क्लॉज 1। ये भारत के राष्ट्रपति को दो अवसर ऐसा प्रदान करते हैं जब राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को विशेष रूप से संबंधित करते हैं। पहला कब होता है? पहला तब होता है कि भारत के राष्ट्रपति प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र के प्रारंभ में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को संबोधित करते हैं। जब पुनर्गठित निचला सदन का मतलब लोअर हाउस का मतलब हो गया लोकसभा, पहली बार मिलते हैं। जब पुनर्गठित का मतलब वापस से चुन करके आते हैं। 5 साल बाद लोकसभा का चुनाव होता है, तो हर बार एक चुनाव होता है, हर 5 साल बाद एक बार चुनाव होता है। और जब वो लोकसभा वापस से चुन करके आती है उसी को बोलते हैं पुनर्गठित। जब पुनर्गठित निचला सदन यानी लोअर हाउस यानी लोकसभा पहली बार मिलते हैं नए चुनाव के बाद, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर को राष्ट्रपति महोदय संबोधित करते हैं। और अगर दूसरा अवसर देखा जाए यानी कब दूसरी बार ये संबोधित करते हैं, तो राष्ट्रपति हर साल दोनों सदनों के पहले सत्र के प्रारंभ में ही संबोधित करते हैं। ओके, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। ये बात कहाँ कही गई है? तो ये बात हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 87 क्लॉज 1 में ये बात कही गई है। ओके, राष्ट्रपति का जो भाषण होता है यानी जो राष्ट्रपति उस सेशन को मतलब संबोधित करते हैं, वो मुख्य रूप से सरकार की नीतिगत जो प्राथमिकताएं होती हैं और आगामी वर्ष की योजनाओं पर प्रकाश डालता है। यह भाषण सरकार के एजेंडा और उसकी दिशा का एक व्यापक ढांचा प्रदान करता है। तो ये कुछ विशेष पॉइंट है, आप इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ये जो पहला स्टेटमेंट है मैंने आपको बता दिया कि ये आर्टिकल 87 क्लॉज 1 में ये बात कही गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ओके, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बोथ 1 और 2 आर करेक्ट, क्योंकि ये पूछा क्या है, करेक्ट कौन सा सही है स्पेशल एड्रेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के संदर्भ में। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन जो है भारत के संविधान में उल्लिखित हैं। ओके, तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? पहला कह रहा है कि द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ ईदर ऑफ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। ईदर हाउसेस कौन कौन से हो जाएंगे? तो एक हो जाएगा आपका लोकसभा और एक हो जाएगा आपका राज्यसभा। तो दोनों के मेंबर नहीं होते प्रेसिडेंट, ये बात सही है? तो बिल्कुल सही है, राज्यसभा। ओके, तो ये बात बिल्कुल सही है कि भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं ये दोनों सदनों के मेंबर नहीं होते। ये बात किस आर्टिकल में कही गई है? तो ये बात कही गई है आर्टिकल 59 क्लॉज 1 में। ओके, आर्टिकल 59 क्लॉज 1 ये कहता है कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो संसद के किसी भी सदन का यानी लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर या सदस्य नहीं होते। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? द प्रेसिडेंट शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड बोथ हाउसेस। बोथ हाउसेस कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। मतलब द पार्लियामेंट शैल, माफ़ कीजिएगा मैंने प्रेसिडेंट बोल दिया था। द पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड बोथ हाउसेस, यानी संसद में राष्ट्रपति और दोनों सदन शामिल होंगे, ऐसी बात कही गई है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है और ये हमारे संविधान के आर्टिकल 79 में ये बात कही गई है। यानी हमारे संविधान का आर्टिकल 79 ये कहता है कि जो पार्लियामेंट है उसके 3 भाग होंगे, 3 अंग होंगे। कौन कौन से? एक तो हो गए प्रेसिडेंट, एक हो गए लोकसभा, एक हो गया आपका राज्यसभा। ओके, तो ये दोनों स्टेटमेंट आप देख पा रहे होंगे, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ 1 और 2।
ओके, भारत के राष्ट्रपति इनके बारे में देखा जाए तो संसद के किसी भी सदन के ये सदस्य नहीं होते और संसद की बैठकों में भाग लेने के लिए भी संसद में नहीं बैठते, फिर भी वे संसद के एक अभिन्न अंग होते हैं। ओके, तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करते हैं ये उतना टफ नहीं था जितना पहला वाला सवाल था, तो ये बहुत बेसिक पॉइंट है और ये आसानी से आप समझ पाए होंगे। बस ये आर्टिकल थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको जो पॉइंट्स हैं वो समझ में आते जाएंगे। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट, तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट होगा, ये बात कहाँ कही गई है? अभी पिछले ही सवाल में हम लोग को देखा आर्टिकल 79 में। तो इंडियन पार्लियामेंट के 3 अंग होते हैं, एक तो हो गया प्रेसिडेंट, एक हो गया आपका लोकसभा और एक हो गया आपका राज्यसभा। ओके, ये तीनों लोग मिलकर के भारतीय संसद के निर्माण करते हैं। तो ओके, तो यहाँ पे क्या कह रहा है? द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, तो पहला हो जाएगा आपका प्रेसिडेंट। बात सही है कि प्रेसिडेंट महोदय होते हैं, एक अभिन्न अंग होते हैं, राज्यसभा भी होता है और लोकसभा भी होता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट की अगर बात किया जाए तो भारतीय संसद के अभिन्न अंग वाइस प्रेसिडेंट नहीं होते। तो जहाँ जहाँ 4 होगा आप पहले उसको रिमूव कर दिए, एक तो ये ऑप्शन चला गया, एक ये चला गया। अब पहला हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा हो गया, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1, 2 एंड 3 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पार्लियामेंट यानी भारतीय संसद जो है वो कॉन्सिस्ट करता है 3 लोगों को, प्रेसिडेंट हो गया, लोकसभा एंड राज्यसभा। ओके, ये बात कहाँ कही गई है? तो ये आर्टिकल 79 में कही गई है भारतीय संविधान के। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है स्टूडेंट कि मिनिमम हाउ मेनी टाइम्स द पार्लियामेंट हैज़ टू मीट इन ए ईयर। कहने का मतलब यह है कि संसद को एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बैठक करनी होगी। तो ये बात हमारे संविधान के आर्टिकल 85 क्लॉज 1 में कही गई है और ये कहा गया है कि जो भारतीय संसद है उनके जो सदन हैं लोकसभा या राज्यसभा, उनको 6 महीने से ज़्यादा, मतलब उनके 2 मीटिंग में, यानी वो 2 बार मिलेंगे, उनके दोनों मीटिंग में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि जो आज का कोई सेशन है और अगला जो सेशन होने वाला है, इन दोनों सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो भारतीय संसद का प्रत्येक हाउस जो है वो अगर 6 महीने के अंदर अंतराल में मिलेगा तो कम से कम उसे 2 बार मिलना चाहिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मिनिमम 2 बार यानी ट्वाइस उनको मिलना चाहिए। यानी संसद को एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बैठक करनी होगी? तो कम से कम 2 बार, मिनिमम 2 टाइम्स। ओके, तो आर्टिकल 85 क्लॉज 1 राष्ट्रपति पर यह कर्तव्य लगाता है कि वह संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे अंतराल पर बुलाएं कि एक सत्र में उसकी पिछली बैठक, यानी पिछली बैठक हो गई, और जो आने वाला बैठक है उसके बीच में 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ओके, अगर ऐसा होगा तो ऑब्वियस बात है कि 2 बार कम से कम उनको मिलना पड़ेगा। यानी भारतीय पार्लियामेंट के कह लीजिए कि जो मीटिंग होगी दोनों सदनों के बीच में वो कम से कम 2 बार होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्वाइस यानी 2 बार। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट, द ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट इंक्लूड, यानी जो संसद के अधिकारी हैं उनमें कौन कौन से लोग आप कह लीजिए शामिल होते हैं। तो स्पीकर होते हैं लोकसभा के, बिल्कुल सही बात है। डिप्टी स्पीकर होते हैं लोकसभा के, ये भी बात सही है। सेक्रेटरी जनरल की अगर बात किया जाए, जिसे हम लोग हिंदी में महासचिव बोलते हैं, महासचिव, ये भी लोकसभा के हैं, बात सही है। और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की बात किया जाए तो ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यानी 1, 2, 3, 4 चारों लोग जो हैं ये एक पार्लियामेंट के ऑफिसर्स के रूप में इंक्लूड किए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, और रही बात स्पीकर और ये डिप्टी स्पीकर की बात, ये हमारे संविधान के आर्टिकल 93 में ये बात कही गई है। सेक्रेटरी जनरल होंगे इसके अधिकारी, तो ये बात कही गई है आर्टिकल 98 में। और चेयरमैन की अगर बात करें तो ये बात कही गई है आर्टिकल 89 में। ओके, इसके करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सभी इनमें से जो इंक्लूड हैं, जितना भी ऑप्शन दे रखा है स्टेटमेंट में, वो सारे इंडियन पार्लियामेंट के ऑफिसर के रूप में इंक्लूड किए जा सकते हैं। ओके, अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। ये सवाल कहना चाह रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ absence फ्रॉम द पार्लियामेंट विदाउट परमिशन कैन बी एम पी बी डिसक्वालीफाइड। यानी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एक सांसद, कहना सवाल ये पूछना चाह रहा है कि संसद में बिना अनुमति के कितने दिनों तक अनुपस्थित यानी अब्सेंस यानी वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होना है, अनुपस्थित रहने पर सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
तो ऐसी बात अगर देखी जाए कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद को, अगर ये बात संसद की हो, संसद की, तो ये आर्टिकल 101 क्लॉज 4 में ये बात कही गई है। और अगर स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें यानी लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर बात किया जाए तो ये बात आर्टिकल 190 क्लॉज 4 में ये बात कही गई है। तो ये दोनों आर्टिकल क्या कहते हैं? इन दोनों आर्टिकल के अनुसार यदि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य 60 दिन, यहाँ पे 2 महीने की बात नहीं है, यहाँ पे अगर कभी 2 महीने दे देगा तो वो आप उसको इनकरेक्ट मान लीजिएगा। 2 मंथ्स की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है ओनली 60 डेज़ की। ओके, तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जब भी कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के यानी एमएलए बिना बताए या बिना पार्लियामेंट को मतलब जानकारी दिए अगर लगातार वो 60 दिन तक अब्सेंट रहते हैं तो वो उनकी जो मतलब सांसदी है या विधायकी है उसे उन्हें निरस्त किया जा सकता है। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। ये बात कहाँ कही गई है? तो हमारे संविधान के आर्टिकल 101 क्लास 4 में कही गई है, जो कि पार्लियामेंट से संबंधित हो जाएगा। और आर्टिकल 190 क्लास 4 की अगर बात किया जाए तो ये स्टेट लेजिस्लेचर की बात हो जाएगी, यानी विधानसभा की बात हो जाएगी। यानी कोई भी मेंबर लगातार बिना जानकारी दिए उस हाउस को या उस संसद या विधानसभा को लगातार 60 दिन अनुपस्थित रह रहा है तो वो उसे उसकी सांसदी या विधायकी से हटाया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। और अगर बात कही जाए कि इस सिनेरियो में पहला वो सांसद कौन है जिन्हें ऐसे मतलब कंडीशन से रिमूव किया गया था, तो उनका नाम है एक बरजिंदर सिंह हमदर्द। बरजिंदर सिंह हमदर्द ये एक इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। कैसे थे? एक इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपीज थे। और ये पंजाब से राज्यसभा के ये मेंबर थे। किसके मेंबर थे? राज्यसभा के। और कहाँ से बिलोंग करते थे, किस राज्य से बिलोंग करते थे? तो पंजाब से बिलोंग करते थे। इनका नाम है बरजिंदर सिंह हमदर्द। ये एक इंडिपेंडेंट में एमपी थे। इनको पहली बार सन 2000 में, कब? सन 2000 में इनको पहली बार इनके सांसदी से हटा दिया गया था। इसी सिनेरियो में ये बिना पार्लियामेंट को बताए लगातार 60 दिन से ज़्यादा गायब थे। ओके, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 दिन। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि फॉर द फर्स्ट टाइम एमपी या एमएलए वाज डिसक्वालिफाइड फ्रॉम द मेंबरशिप ऑन द ग्राउंड ऑफ रिमेनिंग अब्सेंट फ्रॉम 60 कंसेक्यूटिव मीटिंग्स ऑफ द हाउस विदाउट द परमिशन ही वाज अ मेंबर ऑफ। यानी ये सवाल का अगर हिंदी रूपांतरण देखा जाए तो ये कहना चाह रहा है कि पहली बार किसी सांसद या विधायक को सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया बिना अनुमति के। सदन की लगातार 60 बैठकों में अनुपस्थित रहने के कारण वह सदन के सदस्य थे। तो मैंने अभी पिछले ही सवाल में आपको बताया कि काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा के एक मेंबर थे बरजिंदर सिंह हमदर्द जी, और जो कि एक पंजाब से सांसद थे, इंडिपेंडेंट सांसद थे। और इन्हें पहली बार सांसद से जो कि अयोग्य घोषित किए गए थे। किस सिचुएशन में? कि इन्होंने बिना बताए मतलब पार्लियामेंट को 60 दिन से ज़्यादा ये अब्सेंट थे। और ये घटना हुई थी 2000 में। और ये राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट की बात थी, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट के ये मेंबर थे। ओके, नाम ऑलरेडी पिछले सवाल में मैंने आपको बता ही दिया है, बरजिंदर सिंह हमदर्द। तो ये पहले सांसद ऐसे थे जिन्हें लगातार 60 दिन अब्सेंट होने की वजह से इनकी सांसदी से हटा दिया गया था। ओके, अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कहना चाह रहा है स्टूडेंट कि हु विल डिसाइड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जनरली मतलब होता है कि आप किसी एक पब्लिक, कह लीजिए कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में है, यानी किसी सरकारी नौकरी में, चाहे वो स्टेट का हो, चाहे वो मतलब सेंट्रल का हो, चाहे वो लोकल बॉडीज़ का हो। यानी आप किसी भी सरकारी पद पर अगर सुशोभित हैं या कार्य कर रहे हैं तो आप एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत आ जाएंगे। तो सवाल ये कह रहा है कि हु विल डिसाइड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो ऐसा जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है इसके निर्णय की अगर बात किया जाए तो प्रेसिडेंट सेंट्रल लेवल पे कर सकते हैं, गवर्नर स्टेट लेवल पे कर सकते हैं, और यूनियन पार्लियामेंट भी कर सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर अगर देखा जाए तो ए और बी दोनों हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। इसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंड बी बोथ।
ओके। अगर यूनियन की बात किया जाए यानी संघ की बात किया जाए तो लाभ के पद का जो निर्णय होगा वो यूनियन पार्लियामेंट लेगा। ओके, क्योंकि यूनियन है तो ऑब्वियस सी बात है ये यूनियन के ही लेवल पे निर्णय लेगा। तो यूनियन पार्लियामेंट जो है ये इस आप कह लीजिए कि सेंट्रल लेवल पे यानी संघ लेवल पे यूनियन लेवल पे निर्णय लेगा। और किस आर्टिकल के तहत लेगा? तो आर्टिकल 102 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, इसके तहत ये सेंट्रल लेवल पे लेगा। और स्टेट लेजिस्लेचर यानी विधान सभा की बात किया जाए या राज्य विधानमंडल की बात किया जाए तो ये आर्टिकल 191 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए की बात किया जाए इसके अंतर्गत ये लेगा। तो यूनियन पार्लियामेंट ले सकता है, सेंट्रल लेवल के सर्विसेज में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को आइडेंटिफाई कर सकता है या डिसाइड कर सकता है। और राज्य लेवल पे आर्टिकल 191 क्लॉज 1 के तहत स्टेट लेजिस्लेचर ये बात कर सकता है। ओके, इसके अलावा प्रेसिडेंट की अगर बात किया जाए तो सेंट्रल लेवल पे यानी केंद्र लेवल पे आर्टिकल 103 क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2। ओके, ये बात सेंट्रल लेवल पे कौन कर सकता है? तो ये प्रेसिडेंट निर्णय ले सकते हैं, यानी राष्ट्रपति जो है चुनाव आयोग की सलाह पर ये निर्णय ले सकते हैं। और रही बात अगर राज्यपाल की, तो राज्यपाल महोदय चुनाव आयोग की सलाह पर ये निर्णय कैसे ले सकते हैं? ये बात कही गई है आर्टिकल 192 क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 में। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। तो हु विल डिसाइड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट? तो प्रेसिडेंट साहब ले सकते हैं आर्टिकल 103 के तहत चुनाव आयोग से ये सलाह लेकर। और गवर्नर साहब ले सकते हैं आर्टिकल 192 के तहत ये चुनाव आयोग से सलाह लेकर। इसके अलावा यूनियन पार्लियामेंट ले सकती है आर्टिकल 102 के तहत। और स्टेट लेजिस्लेचर ले सकता है आर्टिकल 191 के तहत। ओके, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, यूनियन पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी। यूपीएससी का तो कोई औचित्य ही नहीं बनता है ऐसे सिनेरियो में। और सुप्रीम कोर्ट में भी शायद आपको डाउट हो जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा कोई निर्णय नहीं ले सकता। तो यूनियन पार्लियामेंट लेती है सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेजिस्लेचर यानी विधानसभा लेता है स्टेट लेवल पे, और प्रेसिडेंट सेंट्रल लेवल पे लेते हैं, गवर्नर साहब लेते हैं आपका स्टेट लेवल पे। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए एंड बी बोथ। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। ओके, अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कलेक्टिव प्रिविलेज ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी किसी सांसद का आप कह लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार यानी कलेक्टिव प्रिविलेजेस नहीं है। यानी जो सांसद होते हैं उनका इन चारों में से कौन सा कलेक्टिव प्रिविलेज नहीं है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि फ्रीडम ऑफ डिबेट्स एंड प्रोसीडिंग यानी वाद विवाद और कार्यवाही की स्वतंत्रता। ऑप्शन बी कह रहा है द राइट टू रेगुलेट द इंटरनल मैटर ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कहने का मतलब है कि संसद के आंतरिक मामलों को विनियमित करने का अधिकार। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि फ्रीडम फ्रॉम अटेंडेंस एज विटनेसेस, यानी ये कह रहा है कि साक्षी के रूप में उपस्थित होने से मुक्ति की बात कर रहा है। और ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि द प्रिविलेजेस ऑफ एक्सक्लूडिंग स्ट्रेंजर फ्रॉम द हाउसेस, यानी घर में अजनबी को प्रवेश न देने का विशेषाधिकार। अगर ओवरऑल देखा जाए तो कलेक्टिव जो प्रिविलेजेस होते हैं और इंडिविजुअल प्रिविलेजेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट पहला ऑप्शन दे रखा है ये एक कलेक्टिव प्रिविलेजेस की बात करता है। ऑप्शन बी भी एक कलेक्टिव प्रिविलेजेस की बात करता है। ऑप्शन सी जो कह रहा है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडेंस एज विटनेसेस, ये एक इंडिविजुअल प्रिविलेजेस हो जाता है किसी भी एमपी का, इंडिविजुअल प्रिविलेजेस। ओके, किसका? किसी एमपी किसी सांसद का यह एक इंडिविजुअल प्रिविलेज हो जाता है, ना कि ये आप कह लीजिए कि कलेक्टिव प्रिविलेज है। लेकिन जो ऑप्शन डी कह रहा है वो भी एक तरीके का कलेक्टिव प्रिविलेजेस है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यह एक तरीके का इंडिविजुअल प्रिविलेज है। किसका? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, यानी सांसद का। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। तो ए बी एंड डी जो है वो कलेक्टिव प्रिविलेजेस है, ऑप्शन सी जो है आपका वो इंडिविजुअल प्रिविलेज है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। तो पूछा क्या है, कौन सा कलेक्टिव प्रिविलेज नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द कोर्ट्स have been prohibited from inquiring the proceedings of the parliament। सवाल ये कहना चाह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद यानी किस आर्टिकल के तहत न्यायालयों को संसद की कार्रवाई की जांच करने से प्रतिबंधित किया गया है। ओके, यानी कोर्ट्स हैव बीन प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंक्वायरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट। तो ये बात हमारे संविधान के आर्टिकल 122 में कही गई है। आर्टिकल 122 में यही बात कही गई है। आर्टिकल 122 क्या कहता है?
इसके तहत देखा जाए तो कोर्ट्स जो हैं वो संसद की कार्यवाही की जांच करने से प्रतिबंधित किया गया है। कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर द प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट। ओके, तो ये बात हमारे संविधान के आर्टिकल 122 में कही गई है कि कोर्ट मतलब पार्लियामेंट की किसी भी प्रोसीडिंग में जांच नहीं कर सकता है। आर्टिकल 127 की अगर बात करें, यानी ऑप्शन नंबर ए की बात करें, तो ये बात कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस, एडहॉक जजेस। आर्टिकल 127 जो है ये एडहॉक जजेस के अपॉइंटमेंट की बात करता है। आर्टिकल 126 की अगर बात करें तो आर्टिकल 126 जो है वो एक्टिंग चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट की बात करता है। एक्टिंग चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस की बात करता है, इसके अपॉइंटमेंट की बात करता है, यानी कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की बात करता है। आर्टिकल 139 की अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल 139 जो है वो कन्फर्मेशन ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पावर्स टू इशू सर्टेन रिट्स की बात करता है। इशू सर्टेन रिट्स की बात करता है, किसके? सुप्रीम कोर्ट के सर्टेन रिट्स। ओके, तो चारों आर्टिकल यहाँ पे जो भी हैं चारों मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 127 एडहॉक जजेस के अपॉइंटमेंट की बात करता है। आर्टिकल 126 जो है एक्टिंग चीफ जस्टिस की बात करता है। आर्टिकल 122 ये बात करता है कि कोर्ट पार्लियामेंट के किसी भी क्या कहते हैं प्रोसीडिंग में प्रतिबंध नहीं कर सकता है। आर्टिकल 139 सुप्रीम कोर्ट को कुछ पावर देता है जिससे कि वो कुछ रिट्स को इशू कर सकते हैं। ओके, तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये लेक्चर आपको पसंद आएगा और आप सभी लोग यहाँ तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके जो बचे हुए सवाल हैं उसको हम लोग अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच।